हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने स्टूडेंट्स तक इसको आप पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपने ये लेक्चर स्टार्ट किया है तो आप प्लीज एंड तक देखिए जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ सकें। फाइन, अभी तक हमने देखा लिविंग नॉन लिविंग के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है लिविंग, क्या होता है नॉन लिविंग, किस बेसिस पे हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, किस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने सेल की तरफ देखा, सेल क्या होता है। ठीक है, कल हम लोग डीएनए के बारे में देख रहे थे कि डीएनए एग्जैक्टली क्या है भाई, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे फर्दर फॉर्म्स nucleotides further forms what is the gene next DNA फॉर्म करेगा और DNA बाद में क्रोमोसोम फॉर्म करेगा। क्रोमोसोम कैसा बनेगा, कैसे बनता है, ये भी हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के करके भी थोड़ा सा हमने देखा था कल। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है भाई, इसको हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसमें नाइट्रोजनस बेस हो प्लस इसमें पेंटोज शुगर हो लाइक राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, ये दोनों भी हमने डिस्कस किया था। पेंटोज शुगर, अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और अगर न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ऐड हो जाता है तब जाकर के इसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। नाउ ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं दे आर फर्दर ऑफ 4 or 5 कैटेगरीज वी कैन से। One is what called as adenine, guanine, cytosine, adenine, guanine, cytosine and thymine. These all 4 are present in case of, these all are present in case of DNA. But in case of RNA, there is a little difference, and that difference is in place of thymine, uracil is present. Uracil is present मतलब क्या हुआ कि RNA के केस में एडेनिन तो रहेगा ही रहेगा, एडेनिन प्रेजेंट रहेंगे, गुआनिन भी प्रेजेंट रहेगा, साइटोसिन भी प्रेजेंट रहेगा और थाइमीन के जगह पे यहां पे क्या होगा भाई, तो यूरेसिल होगा। ठीक है मैंने क्या बोला, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, दिस 4, कहीं कहीं आपको ये 4 कैटेगरी दिखाई जाएगी। अगर किसी बुक में देखेंगे तो 4 होगा, किसी बुक में 5 होगा। तो 4 को कैसा कंसिडर करते हैं, अगर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन है और थाइमीन का अल्टरनेटिव यूरेसिल ले लेते हैं तो इन दोनों को सेम कैटेगरी में रखते हैं तो वहां पे वो 4 कैटेगरी बनेगी। अगर वो 5 कैटेगरी ले रहे हैं तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन और ये यूरेसिल। समझ गए। अब इसमें जो एडेनिन होता है हम उसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन को कैपिटल जी से, साइटोसिन को कैपिटल सी से, थाइमीन को कैपिटल टी से एंड यूरेसिल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। यूरेसिल इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल यू। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सारे फिर फर्दर ये न्यूक्लियोटाइड्स बन है, ये सब मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बना लिया और न्यूक्लियोटाइड्स कैसा फॉर्म होगा फिर, तो ये जो सारे बेसेस हैं दे ऑल आर ज्वाइन टुगेदर। वो कैसे ज्वाइन करते हैं भाई, बेसिकली ये कैटेगरी होती है एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों को हम प्यूरिन्स में रखते हैं। प्यूरिन्स की 2 कैटेगरी हो गई। फिर पायरीमाइडिन्स,
पायरीमाइडिन्स की भी दो कैटेगरी हो गई। तो प्यूरिन्स, एडेनिन, गुआनिन, पायरीमाइडिन, साइटोसिन और थाइमिन। ध्यान से समझना, प्यूरिन्स कभी भी पायरीमाइडिन के साथ ही ज्वाइन होगा। तो क्या देखा अभी तक हमने कि यहाँ पे ये जो पायरीमाइडिन्स जो दो कैटेगरी है, तो ये यूरेसिल भी इसी में आएगा। ये थाइमिन और यूरेसिल, इसकी कैटेगरी भी सेम होगी, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात आती है यहाँ पे कि जो पायरीमाइडिन्स होते हैं वो कभी भी प्यूरिन से ही बाइंड करेंगे। पायरीमाइडिन्स कैन ऑलवेज बाइंड टू द प्यूरिन्स। पायरीमाइडिन, मैं नोट करके एक सेंटेंस लिख देता हूं, प्यूरिन can only binds with a pyrimidine. A purine can only bind with a pyrimidine. मतलब क्या हुआ कि ये एक जो प्यूरिन है ये पायरीमाइडिन से ज्वाइन करेगा, और ये ज्वाइन करते करते ये एक बड़ा सा चेन बनाएगा। तो हम इस न्यूक्लियोटाइड्स को एक नया डेफिनेशन भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं भाई? कि दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर। इट इज द मोनोमर ऑफ nucleic acid. It is the monomer of nucleic acid, and these nucleic acids can be DNA और RNA। ठीक है, तो डेफिनेशंस को कभी रटने का जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है, उसके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। आप डेफिनेशन खुद से फॉर्म कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट सर ने लिखा इट इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो इसे बैठ करके हम रट्टा मारते रहेंगे। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब प्यूरिन कौन सा है भाई? जिसे एडेनिन है। ठीक है, एडेनिन ये किससे ज्वाइन करेगा? इट ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन। गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। तो ये जो एडेनिन है ये क्या है? प्यूरिन है। ये थाइमिन क्या है? पायरीमाइडिन है। तो दिस इज द केस ऑफ डीएनए। दिस इज द केस ऑफ डीएनए। लेकिन वही अगर आरएनए होगा, अगर आरएनए का केस लेंगे तो ये एडेनिन यूरेसिल से ज्वाइन करेगा। ये एडेनिन यूरेसिल से ज्वाइन करेगा, और जो गुआनिन है वो सेम एज साइटोसिन से, या साइटोसिन गुआनिन से कहें या गुआनिन साइटोसिन से कहें, बोथ आर द सेम थिंग। फाइन। तो अब इनके बीच में एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। गुआनिन और यूरेसिल के बीच में फिर डबल बॉन्ड होगा, सॉरी एडेनिन एंड यूरेसिल, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो दिस इज व्हाट द केस ऑफ आरएनए। इन केस ऑफ आरएनए हम क्या जानते हैं? थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट, बट इन प्लेस ऑफ थाइमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही एक लंबी चेन बनाते जाएंगे, ये एक लंबी चेन बना लेंगे, और ये लंबी चेन जब बनाएंगे तो एक न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करेंगे। दैट्स व्हाई वी से न्यूक्लियोटाइड्स एज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इस न्यूक्लियोटाइड को मोनोमर कहा जाता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट। इससे पहले हमने इसे किसमें डिफाइन किया था? यूनिट ऑफ डीएनए, बेसिक यूनिट। आज हम मोनोमर कह रहे हैं, या मोनोमेरिक फॉर्म भी कह सकते हैं इसको। इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। जो आपको अच्छा लगे, जो वर्ड, वो डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पे, कौन से टर्म को आप यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो प्यूरिन और पायरीमाइडिन हम समझ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। जहां तक आपकी जरूरत है, जहां तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये सफिशिएंट हो गया आपके लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब जो सेल्स हमने पढ़े हैं वो कितने टाइप्स के होंगे। व्हाट आर द डाइवर्सिटी ऑफ द सेल? वो सेल के कितने टाइप्स हो सकते हैं, और वो टाइप्स किस बेसिस पे होंगे। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। जनरली इसमें जो हम कुछ चीजें अभी देखेंगे
वो पार्ट्स क्या होंगे भाई? जैसे आपने प्रोकैरियोट्स के बारे में सुना होगा, आपने यूकैरियोट्स के बारे में सुना होगा, आपने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सुना होगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बेसिस जो है वो भी सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ही है। उसके बाद आपने कुछ चीजें जो अभी तक आपने सुने होंगे, जैसे डिफरेंशिएटेड सेल, नॉन डिफरेंशिएटेड सेल, तो मैं उसको भी थोड़ा सा आपको डिफाइन करूंगा। शेप, सेल के शेप कैसे होते हैं और वो क्या इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर। सेल बड़ा होगा, छोटा होगा, आपने एनिमल सेल के बारे में सुना होगा, प्लांट सेल के बारे में सुना होगा। तो ये सब थोड़े से उनके डिफरेंसेस को लेते हुए हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने बोला कि सेल, ये जो सेल है बेसिकली, मैं थोड़ा इसको और पीछे लिखता हूं ताकि हमारे पास आगे काफी एक लंबा स्पेस बचे। ठीक है, ये जो सेल है, ये सेल की दो कैटेगरी हम बनाएंगे। सेल की दो कैटेगरी बनाएंगे, एक होगा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होगा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और इनका बेसिस क्या है? इट इज these cells are classified on the basis of present or absence of nucleus, और यहां पे कहीं कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहता है। दिस इज व्हाट प्लस एंटी इज व्हाट प्रेजेंट, मैंने पहले भी आपको बताया है, on the basis of present or absence of nucleus और nuclear membrane। तो वंस अगेन हम इसे क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, जो अभी तक हम करते आए हैं। प्रोकैरियोट्स को हम तोड़ सकते हैं, प्रो प्लस कैरियोन, प्रो प्लस कैरियोन। नाउ दैट प्रो मीन्स प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियोन इज वेरी सिंपल, न्यूक्लियस। कैरियोन सिंपली मीन्स न्यूक्लियस। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल कैसा हम डिफाइन करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स कैन बी डिफाइंड एज दोज सेल्स, दे आर दोज सेल्स विच हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस। They have primitive nucleus. They have primitive nucleus, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? They don't have well developed nucleus। अब जब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की बात होगी तो इसको मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है कि न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है भाई। अगर न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, अगर मेम्ब्रेन होगा तो एक बाउंड्री फॉर्म होगी और उस बाउंड्री के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर प्लाज्म फिल्ड होगा, डेंस फ्लूइड प्लाज्म होगा, उसमें न्यूक्लियोलस होगा, उसमें क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे जो कि जीनोम ऑफ द सेल होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो वहां पे क्या होगा? ये इनके न्यूक्लियस होंगे प्रिमिटिव। क्या होंगे? प्रिमिटिव। मतलब प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ? जस्ट द बिगिनिंग, जस्ट द स्टार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे मान लीजिए कि सेल आज है, ह्यूमंस के केस में वेल मैच्योर्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। मोस्ट ऑफ एडवांस्ड जो ऑर्गेनिज्म है आज के टाइम पे इस इकोसिस्टम में वो होमो सैपियंस है, मीन्स ह्यूमंस हैं, है ना? वी द ह्यूमंस, हम लोग। तो प्रिमिटिव कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? जब इवोल्यूशनरी द बिलियंस ऑफ इयर्स अगो, जब आप सोचेंगे जब पृथ्वी बनी होगी, जब इस अर्थ के फॉर्मेशन हुए होंगे, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद कोई एक छोटा सा सेल बना होगा और उस सेल में मॉडिफिकेशंस होते गए, चेंजेस होते गए, इवोल्यूशंस होते गए, एक बेटर चेंज कह सकते हैं, और बेटर चेंज फॉर द सेक ऑफ एडेप्टेशन, ये सारी चीजें होती गई, तब जाकर के एक वेल मॉडिफाइड सेल, जो वेल मैच्योर सेल, द मोस्ट एडवांस्ड सेल्स इन केस ऑफ ह्यूमंस, द ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस, वो फॉर्म हो गया। तो जो सबसे पहला सेल होगा वो क्या होगा? उसको हम प्रिमिटिव बोलेंगे। तो जब अभी के न्यूक्लियस में अगर हम बात करें, अगर मैं इससे, ये न्यूक्लियस है, दिस इज व्हाट द न्यूक्लियस,
ये क्या बनाया मैंने, न्यूक्लियस बनाया। तो इसके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके पास साइटोप्लाज्म है, इसके पास न्यूक्लियोलस है, इसके पास क्रोमेटिन फाइबर है। दिस इज व्हाट द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोलस है। तो सारी चीजें यहाँ पे, ये जीनोम इसको कह सकते हैं, या कहीं कहीं क्रोमेटिन फाइबर लिखेगा, कहीं डीएनए थ्रेड लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है ना। तो ये जो न्यूक्लियोलस है, ये सारी चीजें एक बाउंड्री के अंदर है, मतलब ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अचानक ऐसा नहीं बना होगा। अचानक क्या होगा कि भाई कुछ ये फॉर्म हुए होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए होंगे, थ्रेड, डीएनए थ्रेड, क्रोमेटिन फाइबर फॉर्म हुआ होगा, तब जाकर के वो एक बाउंड्री गेन किया होगा। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस के केस में क्या होगा कि दे लैक्स, ये फिगर बनाऊंगा मैं बाद में, क्या कह सकते हैं, दे लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब मान लीजिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये मैं मिटा देता हूं, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्या साइटोप्लाज्म, क्या सेल के साइटोप्लाज्म से ये मिक्स नहीं हो जाएगा? इसके पास कोई न्यूक्लियस का अलग से साइटोप्लाज्म रहेगा क्या? नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है ना। आज हमारे घर में बाउंड्री है, हमारे कमरे में बाउंड्री है, तो बाहर की हवा अंदर नहीं आती है, बाहर के जो बारिश होती है, वर्षा होती है, तो वो अंदर नहीं आती है। लेकिन अगर बाउंड्री तोड़ दिया जाए तो धूप भी सीधे घर में आएगा, पानी भी सीधे घर में आएगा, धूल हवा के साथ वो भी घर में आएगा। तो हम प्रोटेक्टेड नहीं है, वो घर मॉडिफाइड नहीं है। झोपड़ी अक्सर आंधियों में उड़ जाया करती है, क्यों? क्योंकि हवा आराम से पास होती है। लेकिन जो ईंट की मकान होती है, जो स्ट्रांग होता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेम लाइक द सेम, ये अगर बाउंड्री हो गई तो ये एक अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सकता है। ये हर एक चीज करने के लिए फ्री होता है, समझ गए? तो प्रिमिटिव जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, उनके केस में दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस। उनके पास क्या होगा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है कि दे डज नॉट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे डज नॉट हैव द न्यूक्लियोलस, दे डज नॉट हैव द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि जब ये बाउंड्री ही नहीं है, तो सोचिए ना कि मान लीजिए ये एक सेल का फॉर्म करते हैं हम, ये एक सेल के अंदर है, ऐसा ये एक सेल के अंदर है, इसकी पहले बाउंड्री थी, मैंने इसकी बाउंड्री को क्या किया? मिटा दिया। तो जब ये हमने इसकी बाउंड्री को मिटा दिया है, तो जो ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है, हर सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में क्या होगा? न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा। तो इसकी कोई एक आइडेंटिटी नहीं बची है। तो ये जो चीज था, ये सबसे पहले फॉर्म हुआ था, सबसे पहले स्टार्ट में, जब ये लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी अर्थ पे, अर्थ पहले फॉर्म हुआ होगा, उसके बाद उस पे एक लाइफ शुरू हुई होगी। तो वो जो लाइफ शुरू हुई, तो ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट सबसे पहले ये स्ट्रक्चर ना बन करके एक प्रिमिटिव सिर्फ डीएनए बना होगा। डीएनए बना, आरएनए बना, फिर जीनोम बना, फिर फर्दर और चेंजेस होते गए। ये बहुत लंबा पार्ट है, बहुत ही लंबा पार्ट है। आपको क्लास 12 के चैप्टर में इवोल्यूशन पढ़ना है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। वहां पे आपको मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, बाकी चीजें कैसी हुई, होमो सैपियंस कैसे फॉर्म हुए, ये सारा डेवलपमेंट हम आपको देंगे। लेकिन यहाँ पे ये आपको थोड़ा भी डिफिकल्टी भी जाएगा, तो जस्ट मैं एक ब्रीफ देकर के कह रहा हूं। मतलब कुछ चीजें बनी होगी, सबसे पहले बनी होगी, तो वो मोस्ट एडवांस्ड नहीं होगी। क्योंकि आप एक मोबाइल का ही अगर एग्जांपल लेते हैं, तो अभी से 5-10 साल पहले एक छोटा सा डब्बा आता था, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन थी। फिर ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के बाद उसमें कंपनीज ने चेंज किया, कलर्ड स्क्रीन किया। फिर उसके बाद उसमें कीपैड ही था। फिर धीरे धीरे देखा उसमें टच स्क्रीन आया। टच स्क्रीन में अब मतलब फुल स्क्रीन नहीं आता था, अब फुल स्क्रीन वाले मोबाइल आने लगे हैं। अब तो ऐसा भी मोबाइल आ चुका है कि उसको आप फोल्ड कर दो तो वो इतना छोटा हो जाता है, और जैसे आप उसको ओपन करो तो पूरे स्क्रीन, पूरा टच स्क्रीन बन जाता है वो, है ना। तो एडवांसमेंट प्रीवियस जो एग्जिस्टेंस है उसी में होता है।
तो एग्जिस्टेंस डायरेक्ट एडवांस्ड नहीं हो सकता कभी भी। जो आप पहले फॉर्म हुआ होगा वो मोस्ट एडवांस नहीं हो सकता है। पहले किटकैट वर्जन था, फिर लॉलीपॉप वर्जन आया आपके एंड्रॉइड में, फिर अभी पता नहीं कुछ तो भी और चल रहा होगा, वो कुछ तो भी उनका सीक्वेंस बढ़ता जाता है, उनका एडवांसमेंट बढ़ता जाता है, ये आप समझते हैं। तो सेम लाइक एडवांसमेंट डायरेक्ट फर्स्ट स्टेज में एडवांसमेंट गेन नहीं करता कुछ भी, वैसा ही तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जो फॉर्म हुआ होगा उसमें जो मॉडिफिकेशंस हुए होंगे तब ये जाकर के यूकैरियोटिक सेल बना होगा। जब प्रोकैरियोटिक सेल में मॉडिफिकेशंस हुए होंगे तब जाकर के ये यूकैरियोटिक सेल बना होगा। तो मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ा अभी, फिर इसे ड्रॉ करूंगा जब जरूरत पड़ेगी हमें। तो अब ये देखिए क्या हो गया भाई, यूकैरियोटिक सेल को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको कैसा ब्रेक करेंगे, यू प्लस कैरियोन। अब यू का मीनिंग क्या है भाई, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। यू का मतलब क्या है, ट्रू और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। मतलब क्या हुआ, वैसे सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब दोज cells which have true nucleus, those cells which have true nucleus, what does it mean, क्या इसका मतलब क्या है भाई, अगर ट्रू न्यूक्लियस है तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, उसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, उसके पास जीनोम होगा, उसके पास न्यूक्लियोलस होगा। इतनी सारी चीजें अगर रहती हैं तब हम उस न्यूक्लियस को ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दे डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो दे आल्सो डोंट हैव न्यूक्लियोप्लाज्म, दे आल्सो डोंट हैव जीनोम एज वेल एज अ न्यूक्लियोलस व्हिच इज हैविंग आरएनए इनसाइड इट। ओके, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब इसको हम कह सकते हैं दूसरे टर्म में क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन यूज अल्टरनेटिव फॉर दैट टर्म, दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, उनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, मतलब सब चीजें हैं, बाउंड्री भी है, प्लाज्म भी है, जीनोम भी है और न्यूक्लियोलस भी है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गया। शायद आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब आगे जो हम अगला टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, अब इसकी बिफोर नेक्स्ट टॉपिक एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यही प्रोकैरियोटिक सेल्स, वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं वो क्या होगा, प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे, और जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोट्स कहलाएंगे। ठीक है, और इनमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज और भी होगी। क्या होगा भाई, नोट करके मैं लिख देता हूं यहां पे, आप ही सोचो ना, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ठीक है इनके पास तो जीनोम न्यूक्लियस के अंदर है भाई, बाउंड्री है, इनका जीनोम कहां होगा भाई, तो जीनोम ऑफ प्रोकैरियोट्स आर the genome of prokaryotes are present as floating into the cytoplasm of the cell। क्योंकि ये फ्लोटिंग पोजीशन में इसलिए है क्योंकि इनके पास कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं है, वो जैसा हवा का झोंका होगा वैसा वो मूव कर लेंगे।
कहा जाता है ना कि भाई जो वैरागी होते हैं उनका कोई फिक्स स्थान नहीं होता, वो आज यहाँ है तो कल कहीं और रहेंगे। सेम चीज इनके, क्योंकि उनका कोई बसेरा नहीं है, इनके पास भी कोई बसेरा नहीं है, कोई इनका फिक्स पोजीशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो जैसा सेल मूव करेगा उसके हिसाब से वो प्लाज्म के वेव की वजह से, प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से ये भी मूव कर जाएंगे। ओके, मुझे लगता है शायद आपको ये बेटर वे में समझ में आया होगा। आगे सेल की एक और क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं कि भाई सेल की 3 कैटेगरी होगी बाद में। एक होगा वैसा सेल जो डिफरेंशिएट कर चुका है, एक वैसा सेल जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, और एक वैसा सेल जो फिर से डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। फर्दर दैट पर्टिकुलर सेल इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 categories. They have 3 categories. One is called as undifferentiated cell. दूसरा जो कैटेगरी होगा उसे बोलेंगे डिफरेंशिएटेड सेल, और जो तीसरी कैटेगरी होगी उसे कहेंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल। तो ये 3 कैटेगरी हमने देखा, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल्स को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है द डिवीजन ऑफ, मतलब ये सेल्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, द अनडिफरेंशिएटेड सेल, द डिफरेंशिएटेड सेल एंड डी डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, तो ये इसका बेसिस क्या है कि लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, they are classified into 3 categories on the basis of level of differentiation, इस बेसिस पे 3 कैटेगरीज हुई है, अनडिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल, डी डिफरेंशिएटेड सेल। मतलब क्या हुआ कि वैसे सेल जो डिवीजन ऑफ लेवल को कवर नहीं किए हैं, मतलब उनका फेट फिक्स नहीं हुआ है कि ये क्या फॉर्म करने वाले हैं, लाइक स्टेम सेल्स, लाइक मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये जो ऐसे सेल्स होंगे वो अनडिफरेंशिएटेड है। होता क्या है, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, इसको बताने से पहले एक छोटी सी चीज और जान लीजिए। इसे मान लीजिए ये एक सेल है, तो कोई भी जो सेल बनता है ये एक सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए। तो ये फ्रेगमेंटाइज होगा, मतलब ये डिफरेंशिएट हो रहा है, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स फॉर्म करेगा, ये डिफरेंशिएट हो रहा है, और हर एक फ्रेगमेंट एक यूनिक सेल बन करके बाहर आएगा। हो सकता है ये एपिथेलियल सेल फॉर्म कर ले, हो सकता है ये कार्डियक सेल फॉर्म कर ले, है ना, हो सकता है ये मसल सेल फॉर्म कर ले, मतलब एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। तो जब तक डिवाइड नहीं हुआ है वो अनडिफरेंशिएटेड है, तो उसे हम बोलेंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अगर वो डिफरेंशिएट कर चुका है, मतलब इन दैट केस द फेट ऑफ द सेल इज फिक्स्ड and they perform a very definite function. एक डेफिनेट फंक्शन करेगा ये, लेकिन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का कोई एक डेफिनेट फंक्शन नहीं है। एंड these cells can undergo division, can go for division। अब ये जब डिवाइड हुआ है तब ये डिफरेंशिएटेड सेल्स फॉर्म कर लिया।
अब कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंशिएट होने के बाद भी दे फर्दर गेन्स दोज सेल्स which regains the power of differentiation. Those cells which regains the power of differentiation, these cells are called as de-differentiated cells. और ये सेल की भी एक अलग वैल्यू होती है फॉर द सेक ऑफ रिजेनरेशन, या फिर अपन कह सकते हैं जैसे कई बार क्या होता है कि कट हो गया या कुछ सेल्स इंज्योर्ड हो गए, तो रिकवरी के इसमें इनका फंक्शन होता है। तो ये क्या करेंगे भाई, दे आर हेल्पफुल इन किसमें वो हेल्प करेंगे, अगर कट हुआ है, हेल्पफुल इन क्यूरिंग इंज्यूरी, अगर किसी तरह की इंज्यूरी हुई है तो वो वहां पे कवर करेंगे, इन रिप्लेसिंग डेड और डैमेज्ड सेल्स। मतलब ये फिर से एक स्टेम सेल की कैरेक्टरिस्टिक को गेन करके ये क्या करेगा, अगर कुछ सेल डेड हो गए या मान लीजिए फिजिकल चोट लगी है, फिजिकल डैमेजेस हैं, कहीं हम गिर गए, तो ये पूरा घिस जाता है और फिर से वो कवर हो जाता है। तो वहां पे जो वो सेल्स हैं वो फिर से रिगेन कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन को, वो फिर से अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में जाकर के फिर वो डिफरेंशिएट करने लगते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं और फिर वहां पे जो इंजरी हुई है उसको वो कवर अप कर देते हैं। ठीक है, इनके पास जो इनका आप एग्जांपल ले सकते हैं भाई, आप ये एग्जांपल दे सकते हैं सीधे तौर पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल या स्टेम सेल। एक स्टेम सेल में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी होती है, ये भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, जब ये डिफरेंशिएट करेगा तो अलग अलग तरह के सेल्स को फॉर्म कर लेगा, एपिथेलियल सेल फॉर्म कर लेगा, कार्डियक सेल फॉर्म कर लेगा, मसल सेल फॉर्म कर लेगा। प्लांट्स की अगर बात करें तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे सेल्स फॉर्म कर लेगा, सिंपल एपिथेलियम, ये बहुत तरह के सेल्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इन नेक्स्ट in future lectures we are also going to discuss these all things, the types of cells। तो अभी हमने इस लेक्चर में देखा कि जो सेल्स हैं वो दो कैटेगरी हमने पहले डिवाइड किया। पहली जो कैटेगरी थी वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में थी, और जो दूसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, किस लेवल पे वो डिफरेंशिएट कर रहा है किसी एक ऑर्गेनिज्म में, सेल्स को हम तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विच कैन गो फॉर फर्दर डिवीजन, मीन्स दे आर अनडिफरेंशिएटेड, वो आगे जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इनका फेट ऑफ सेल फिक्स होगा बाद में। मतलब यहां पे हम कह सकते हैं ना, द फेट ऑफ सेल इज नॉट फिक्स्ड, इन दैट केस वी कैन से फेट ऑफ सेल इज नॉट फिक्स्ड। फेट का मतलब क्या होता है, नसीब। अभी उस सेल का नसीब फिक्स ही नहीं हुआ है कि ये क्या बनाएगा, ये है क्या, ये किडनी बनाएगा, लीवर बनाएगा या हार्ट बनाएगा, ये क्या फॉर्म करेगा, फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन इनके केस में जब वो डिफरेंशिएट, जब कोई सेल डिफरेंशिएट कर जाता है तब उसके फेट फिक्स हो जाते हैं, और कुछ जो फिर से रिगेन करते हैं डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी, उन्हें हम डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कहेंगे, और जो अभी तक डिफरेंशिएट हुआ ही नहीं है उसे हम कहेंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो वंस अगेन यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर एंड मोर। फाइन, थैंक यू वेरी मच।